नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एमसीएस से बस्ती में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय प्रश्न पत्रों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के प्रश्नों को, पॉलिटी के प्रश्न और साथ ही साथ हिस्ट्री के प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिविक्स के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी एक श्रृंखला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस जो भी बनते हैं उस क्वेश्चन का बेस है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक आपको मिलेंगे, चूँकि एनसीईआरटी पैटर्न पर है ये क्वेश्चंस, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका भी एक असेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा इस श्रृंखला से, क्वेश्चंस की श्रृंखला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं सिविक्स के संदर्भ में। जैसा कि आप लोगों को कई बार हम लोगों ने बता रखा है कि इस समय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में एमसीएस कोचिंग ने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कुछ योजनाएं लेकर के आए हैं, जिस योजनाओं के माध्यम से आप चाहें तो अपने भविष्य को संवार सकते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत ही कम जेन्युइन सी फीस दे करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो योजना का लाभ उठाइए, क्योंकि योजना बहुत सीमित समय तक है, तो इसका लाभ उठाइए आप लोग, और अपनी पढ़ाई को, अपने सपनों को साकार करने में इंस्टीट्यूट का जितना भी हेल्प हो सकता है आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, आइए आते हैं अपने संवैधानिक विकास के क्रम में। तो सबसे पहला जो शुरुआती दौर का आपका जो टॉपिक है वो संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जितने भी आज़ादी से पहले के, ठीक है, आज़ादी से पहले, चूँकि उसके पहले ही हमारा संवैधानिक विकास हुआ और उसके बाद संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो करके आज क्रिया रूप में है, वो है ना, 26 नवंबर 1949 को बन करके कंप्लीट हुआ। उसका जो संवैधानिक, भारत में संवैधानिक विकास हुआ, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न देखेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें संवैधानिक विकास में हुई, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में जब वो प्लासी और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद में पूरी तरह से भारतीय सत्ता पर अपना अधिकार जब स्थापित कर लिए, तब की बात की स्थिति क्या रही है, ये तमाम सारे प्रश्न देखेंगे। उसमें तमाम सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो रेगुलेशन एक्ट बनाए गए कि किस तरह से वो शासन संचालन करेगी भारत में, उससे रिलेटेड तमाम सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। वहीं से ही भारत के संविधान का विकास होता है, चूँकि ये जितने भी एक्ट बनाए गए हैं आज़ादी के, मतलब जो है अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो सारे चीज़ें चूँकि भारतीयों के ऊपर ही लागू होते थे, इस नाते वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहीं से ही भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। और ख़ासतौर से सबसे पहले आपका आ जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से ही भारत के लिए कानून बनना शुरू होता है। हालांकि ये कानून बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो ये सारी चीज़ें लागू होती थी, भारत के लोगों के ऊपर ही लागू होती थी। इस नाते भारत का संवैधानिक विकास क्रम में इन चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ता है। हालांकि ये इतिहास के, आधुनिक इतिहास का भी एक प्रक्रम बनता है, एक हिस्सा उसका आधुनिक इतिहास में भी आता है, लेकिन ये पॉलिटी का भी एक सेगमेंट बनता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जनरली सबको ये पता होता है, और उम्मीद है कि आपको भी पता होगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कह रहा है 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट कह रहा है 1784, तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1813, और अगली नेक्स्ट कह रहा है चार्टर्ड एक्ट 1833। तो आपको मालूम है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक्ट अगर बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा, लेकिन किया कब गया था, 1774 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपके लिए हैं। और अगर इसकी बात करी जाए कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। ठीक है, याद रखिएगा, एलिजा इम्पे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे इसके। ठीक है, प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो थे और वो एलिजा इम्पे थे, और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी कहाँ पर, कोलकाता में हुई थी। ये तो आपको पता ही होगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था क्या, सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या थे, एलिजा इम्पे साहब थे, और 1774 ईस्वी में ये बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रियता को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास निम्न प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रियता, क्या शब्द है, शब्द है आपका प्रतिनिधि, ओके, शब्द आपका है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि एवं लोकप्रियता को समाविष्ट करने का जो है प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक होना चाहिए, लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, लोकप्रिय घटक, लोकप्रिय घटक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लोकप्रिय घटक, ठीक है, लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम में किया गया था। तो ये ऑप्शंस के आधार पर देखिए, कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इनमें से क्या है, तो देखिए भारत परिषद 1861 जो था, 1861 जो था, इसके माध्यम से जो है वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया था, ठीक है। विस्तार करते हुए यह निर्धारित किया गया था कि 4 सदस्य जो हैं गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिनिधि मतलब एक तरह से कहिए कि सदस्य, ठीक है, एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था, तो यानी कि कब प्रतिनिधि को जोड़ा गया था, तो वो आपका 1861 का अधिनियम जो है, इसके तहत जो है एक 5वें सदस्य के रूप में, यानी कि 5वें सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी, जो है वायसराय की एक जो परिषद हुआ करती थी जो 4 सदस्यीय थी, उसमें विधि सदस्य के रूप में भी एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो वो एक्ट जो था 1861 का एक्ट था, ठीक है। और एक बात ये भी जान लीजिए आपकी कि वायसराय की जो उस समय जो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे वायसराय, और उन्हीं के उन्होंने ही जो है, कैनिंग ने ही एक विभागीय प्रणाली की भी स्थापना की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, और वो तत्कालीन उस समय वायसराय थे। और कैनिंग ने ही 3 भारतीयों को, जानते हैं, बनारस के राजा साहब को, बनारस के राजा जो थे उनको, और पटियाला के महाराज को, और इसके अलावा जो थे सर दिनकर राव जी को, ये 3 सदस्यों को जो है, भारतीय सदस्यों को इस परिषद पर में मनोनीत किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। इन 3 सदस्यों को कौन कौन से थे, बनारस के राजा साहब थे, पटियाला के राजा थे, और सर दिनकर राव, ये 3 जो सदस्य थे, इनको जो है परिषद में शामिल किया गया था। किसकी, वायसराय की परिषद जो हुआ करती थी उसमें शामिल किया गया था। और इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था, ये भी ध्यान रखिएगा। इन तीनों को, इस परिषद को सलाह देने का केवल अधिकार था। इनको वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते थे, ये लोग वित्तीय विषयों पर चर्चा करने का कोई राइट नहीं था इनको, ठीक है। केवल सलाह देने का अधिकार हुआ करता था 1861 के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने हेतु शक्ति मिली थी। तो बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति मिली थी वो कौन से अधिनियम में, निश्चित तौर से एक सदस्य के रूप में आपने अभी ये देखा 1861 में हुआ था। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आप लोग प्रयास करिए, देखिए, फिर जवाब मैं देता हूँ। आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो। पहला आपको दे रहा है क्या, ऑप्शन दे रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। क्या कह रहा है, भारतीय विधान परिषद पे बजट पर चर्चा करने की शक्ति कब दी गई थी, तो 1892 के अधिनियम में। दोस्तों 1892 में केवल बजट पर इसमें चर्चा करने की अधिकार थी, बट इनको क्या है, बजट पर केवल चर्चा कर सकते थे और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। मतदान का अधिकार नहीं दिया था, केवल चर्चा का अधिकार दिया गया था। क्या, मतदान का अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था, ठीक है। बजट पर मतदान देने का अधिकार इनको नहीं था, केवल चर्चा केवल कर सकते थे 1892 के अधिनियम में, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक इस अधिनियम की खासियत थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसमें किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको बनता है
कि किस अधिनियम में ये बात की गई थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी, तो 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी बात कही गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका नियंत्रक मंडल की स्थापना कब की गई थी? नियंत्रक मंडल की स्थापना जो है ये कब की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी? ठीक है, तो आपका नियंत्रक मंडल जो आपका है नियंत्रक मंडल एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय जो परिषद गठित की गई थी वो आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना जो की गई थी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। तो ऑप्शन के आधार पर आप जान चुके होंगे अब तक नियंत्रक मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो निश्चित तौर से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में की गई थी। क्लियर? ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी कब? ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी कब की गई थी? और ऑप्शन ले लीजिए, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड अधिनियम 1813, भारत परिषद अधिनियम 1862 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1813 चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया था, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? सबसे पहले 1813 में क्या किया गया था, शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था, एक बजट बनाया गया था और ये इसकी एक विशेषता रही है। ठीक है, और ईसाई मिशनरियों, जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो प्रदान की गई थी वो कब की गई थी? भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, मिशनरियों को भारत में कार्य करने, भारत में कार्य क्या करते दोस्तों ये लोग, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की जो अनुमति दी गई थी वो कौन से अधिनियम में? 1813 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम में। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, कानूनी सदस्य की नियुक्ति विधि सदस्य के किस अधिनियम के तहत हुई थी? आप जानते हैं मैकाले, लॉर्ड मैकाले को आप जानते हैं कि सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। तो ये क्रम में हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न की खासियत है, जो अगर थोड़ा सा भी गेस करेंगे आप तो सही जवाब पे आप पहुंच जाएंगे। 1813 में क्या हुआ था? चार्टर्ड अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी और तो शिक्षा के लिए भारत में 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था, ये एक चीज़ हुई थी। लेकिन इसके बाद के क्रम में देखेंगे, चार्टर्ड एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है। किसको? बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है। तो ये चीज़ ये हो जाती है। और इसमें ही एक बात बताई गई है, साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई थी, जो कि पहले विधिक सदस्य हुआ करते थे, लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले को पहला विधिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, ये कह रहा है केंद्र में द्विसदन जो बनाया गया उसके लिए, ठीक है, बात कह रहा है कि किस में किया गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। 1892 के द्वारा, फिर कह रहा है 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1935 के द्वारा। तो आप जान रहे हैं कि 1919 की बात हो रही है यहाँ पर। 1919 में क्या किया गया था कि इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था बना दी गई थी कि क्या व्यवस्था बना दी गई थी कि विधिक सदस्य के रूप में द्विसदनीय व्यवस्था जो बनाई गई थी, यानी कि द्विसदन होगा। जैसे इस समय लोकसभा राज्यसभा है, यानी कि केंद्रीय सदन द्विसदनीय होगा। ये व्यवस्था 1919 के अधिनियम में बना दी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा 1919 का अधिनियम। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत से वर्मा को पृथक किया गया था? ऑप्शन दे रहा है, काउंसिल एक्ट 1909 है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935, और नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आप जान रहे हैं 1919 का अधिनियम जो था,
सॉरी 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो था, इसी के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको। और देखिए 1935 का अधिनियम जो भी रहा है दोस्तों, वो सब क्रियान्वित जब हुआ है वो कब हुआ है, वो सब 1937 में हुआ है। ठीक है, तो एक बात ये भी जान लीजिएगा कि सारी चीज़ें 1 अक्टूबर 1937 में, 1935 का अधिनियम जो था वो सब 1937 में लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? ऑप्शन पहला है संघीय विधायिका को, दूसरा है प्रांतीय विधायिका को, विधानमंडल को, तीसरा है गवर्नर जनरल को, और चौथा है आपका प्रांतीय गवर्नर को। तो निश्चित तौर से आप जान रहे हैं उस समय बात 1935 के अधिनियम में की है। अंग्रेज कभी ये नहीं चाहते थे कि सारी शक्तियां भारतीय लोगों को दी जाएं, तो निश्चित तौर से गवर्नर जनरल की परिषद जो रही होगी उसी को ही सारी चीज़ें प्राप्त थी। तो निश्चित तौर से ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप इसको बी, सी और डी कर लेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन ए। तो तीसरा आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल के पास शक्तियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शंस ले लीजिए आप लोग, फटाफट आप जवाब दीजिए हमको। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1946, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसमें हो जाएगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान 1935 में किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन जो है की स्थापना जो की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा कि ये तो व्यवस्था तो की गई थी परंतु ये लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये प्रावधान तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का तो 1935 में आया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ऑल इंडिया फेडरेशन की जो स्थापना का जो प्रावधान किया गया था यह लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल होने से बिल्कुल मना कर दिया था, इस कारण से लागू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होती है? तो निश्चित तौर से आप देख लीजिए, भारत को राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के माध्यम से जो करता है अनुच्छेद, वर्तमान समय में आर्टिकल 123 123 के माध्यम से जो अनुच्छेद जारी करता है, उसकी शक्ति मिली किससे इसको? तो पहला कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1919 से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह मिलती है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान के 1935 के एक्ट से सीधे सीधे स्वीकार कर ली गई हैं। और ये जो आपको अध्यादेश जारी करने की बात बताई गई है, ये उस समय जो 1935 का अधिनियम था उसकी धारा 42 जो हुआ करती थी दोस्तों, 42 धारा 42 के तहत ये शक्ति दी गई थी। वर्तमान समय में इस शक्ति का नाम अनुच्छेद 123 के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर है? आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों को। पहला कनाडा है, दूसरा ऑप्शन आपका है यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा आयरलैंड। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कनाडा, इसका आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो बात कही गई है वो इसी के तहत की गई है आपको। ठीक है, कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है। ठीक है, इस विषय में भिन्न है कि भारत में, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली से कह रहा है दोस्तों। किसे कह रहा है? ब्रिटिश से, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश से। ठीक है, भारत में किसमें वास्तविक नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। तीसरा कह रहा है द्विसदनीय विधायिका है।
और चौथा कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश प्रणाली जो शासन व्यवस्था जो है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल यूएसए और भारत में है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल एक ऑप्शन आपका मिल जाएगा यहीं से, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ पर भी लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर भी अगर बात करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था बिल्कुल है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से रहते हैं। और नेक्स्ट वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो ये आपका बिल्कुल तीनों सही हो जाएंगे और यही ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये बता। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, पहला कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सरकार की संख्या और एकात्मक, संघात्मक होना चाहिए दोस्तों, संख्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर, संघीय और एकात्मक होना चाहिए। थोड़ा त्रुटि है इसमें, मैं सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पर संघात्मक होना चाहिए, संघात्मक, ठीक है, या संघीय। ठीक है, संघीय या संघीय, संघात्मक ना करिए, संघीय कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा शब्द। यहाँ पे सही शब्द संघीय होगा। संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ये कह रहा है कि सत्य के बारे में बताना, कौन सा कथन सत्य है इसमें से। नेक्स्ट है आपका फ्रांस सरकार की संघीय प्रणाली, ये कह रहा है आपको। तो मैं ऑप्शन यहीं से अगर देख लिया जाए तो कौन सा कथन असत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार में संघीय प्रणाली है, तो ये संघीय प्रणाली की व्यवस्था जो बता रहा है यहाँ पर, ये क्या ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर संघीय प्रणाली में। तो देखिए संघीय प्रणाली वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो है परिसंघीय व्यवस्था करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है, वो संघीय न्यायालय द्वारा दिया गया है और संघीय स्वरूप प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी। यहाँ पर कथन सत्य की बात कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो है ये संघीय प्रणाली भारत में अमेरिका में है, तो यहाँ पर यही कथन आपका एक सत्य हो जाएगा। दूसरा जैसे कह रहा था भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है ना, संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली जो बता रहा है, ये त्रुटिपूर्ण आपको स्थिति बन रही है। यहाँ पर आपका सत्य के लिए ऑप्शन पूछा है, तो ये पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और रूस है। तो निश्चित तौर से आपको पता ही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा है जहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 का मतलब अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आपको 12 से लेकर के 35 के बीच में आपको मिलता है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में अमेरिका की देन है ये। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शुरुआती दौर में तो उनका पश्चिम बंगाल से किया गया था उनका निर्वाचन, लेकिन जब बांग्लादेश बन जाने के कारण से उनकी प्रेसिडेंसी चली जाती है, क्या कहते हैं कि वो बांग्लादेश में मिल जाती, पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है, तो उसके बाद उनका मुंबई से किया जाता है। तो कह रहे बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। तो चूँकि संविधान सभा पूरे बनी हुई है, तो यहाँ पर बंगाल ना करके यहाँ पर आपको करना होगा क्या, मुंबई प्रेसिडेंसी करेंगे, ये बिल्कुल आपको ये जानना होगा। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी आपके लिए। और उपचुनाव के माध्यम से इनको किया गया था, क्योंकि उनका जो पूर्वी क्षेत्र है मतलब बांग्लादेश का बनने के कारण से वो पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है, और विभाजन के पश्चात वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर जी को मुंबई प्रेसिडेंसी से पूना जो संसदीय सीट थी उससे उपचुनाव करा करके फिर उनको संविधान सभा में शामिल किया गया था। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि थी कि आप सोच सकते हैं कि उनको रखना था। और काफ़ी विधि के बहुत अच्छे जानकार, काफ़ी क्या कह सकते हैं, उस संविधान सभा में उनसे ज़्यादा किसी ने विश्व के संविधान को नहीं पढ़ा था किसी ने। सबसे ज़्यादा ज्ञानी और अनुभवी होने के नाते उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। बाकी सभी मतलब जो है उनके सहयोगी थे। और बाकी अगर कहा जाए पूरे संविधान सभा में BN राव दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको संविधान की ठीक ठाक जानकारी थी, और वो भी BR अम्बेडकर की तरह उतनी जानकारी उनके पास भी नहीं थी, बट यह है कि जानकारी उनको थी BN राव को। दूसरे व्यक्ति ऐसे अगर कहा जाए पूरे संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा देशों के संविधान के जानकार BR अम्बेडकर साहब थे। इसी कारण से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी संविधान के निर्माण करने की। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन अगला है हम लोगों का, क्या है भाई इसमें क्वेश्चन है,
ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। बड़ी अच्छी बात है भाई, अम्बेडकर जी की जन्म और मृत्यु के बारे में तो पहला कह रहा है 1886 से लेकर 1951 के बीच में कह रहा है, मतलब 1951 में मृत्यु कह रहा है। और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जन्म की बात कह रहा है 1886 कह रहा है और 1951 कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है 1891 से 1956 के बीच कह रहा है, मतलब 56 को मृत्यु हुई और जन्म के बारे में 1891 बता रहा है। तीसरा ऑप्शन है 1877 और 1961 और चौथा ऑप्शन बता रहा है 1879 से 1961 के बीच कह रहा है। तो निश्चित तौर से आपको जवाब आ चुका होगा, ये जवाब बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। उनका जन्म जो होता है वो 14 अप्रैल होता है, अप्रैल 1891। ये तो बिल्कुल आपको याद ही होगा दोस्तों, ये पहली चीज़ है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर को हुई थी। दिसंबर कब? 1956 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर उनका मृत्यु दिवस मनाया जाता है और उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आपका है क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं हुआ करता था? और अब पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें सी राजगोपालाचारी, दूसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा कह रहा है जगजीवन राम। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है एस राधाकृष्णन जो आपके थे, ठीक है, एस राधाकृष्णन जो थे आपके 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में नहीं थे। आपको कौन थे? राधाकृष्णन साहब नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी साहब भी थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और जगजीवन राम साहब ये भी थे, सभी को मिला था, लेकिन इनको जो है मंत्री पद नहीं मिला था, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे एस राधाकृष्णन साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था? तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम ही होगा, सभी लोग जवाब दे देंगे। 10 दिसंबर को कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है। 10 दिसंबर 1946 को कह रहा है, फिर 9 दिसंबर 1946 कह रहा है, फिर 19 नवंबर 1947 और 30 जून। तो ये तो बिल्कुल आपका नहीं होगा, तो आपको मालूम है 9 और 10 दिसंबर के बीच में, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को होती है और फिर 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव उसमें ले जाते हैं और फिर आगे चल करके 22 जनवरी को ये पारित होता है। ठीक है, 1947 में। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान एक तरह से कहिए कि उद्देशिका वही लेके जाते हैं। उद्देशिका जो आज हमारी उद्देशिका बनती है वही उस समय उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने उसको संसद में पेश किया था। ठीक है, मतलब संविधान सभा में पेश किया था, क्षमा चाहेंगे मित्रों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? देखिए भाई, आ ही गया वो क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में कह रहा है और बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और महात्मा गांधी। तो निस्संदेह आप बिल्कुल जवाब बहुत तेज़ी से देंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जब इन्होंने किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था इस बात को। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके उद्देश्य का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको देखना है, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे के एम मुंशी, H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णामाचारी और जवाहरलाल नेहरू, इसमें दे रहा है। तो कौन से थे भाई? उपाध्यक्ष की बात करा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे तो मुखर्जी साहब थे, H.C. मुखर्जी साहब थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिएगा कुल टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 11 अधिवेशन कुल किए गए थे और 12वां अधिवेशन जो हुआ था वो लास्ट डे हुआ था आपका एक दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उसके एक दिन पहले मतलब यानी कि 24 जनवरी को, 25 नहीं 24 जनवरी 19
मतलब एक दिन का मतलब मेरा कहने का है कि 25 वाली डेट एक बीच में आप रखेंगे, यानी 2 दिन पहले आप कह सकते हैं 24, 25, 26। 26 को था तो 24 को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सिर्फ इतना किया गया था कि संविधान जो हमारी पुस्तिका है उस पर सभी जो सदस्य थे जो संविधान सभा के और उपस्थित थे और जीवित थे, उन सभी के सिग्नेचर कराए गए थे। यही औपचारिक रूप से उसकी उद्घोषणा कर दी गई थी। हालांकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते थे, इस नाते उसको होल्ड किया गया 2 महीने 3 महीने। उसके बाद में फिर जाकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 24 जनवरी को एक बैठक हुई थी। 24 जनवरी उसमें कई सारी चीज़ें की गई थी, संविधान में ये भी हुआ था। इसके अलावा आपको जो राष्ट्रगान वगैरह है और तमाम सारी चीज़ें हैं उसको आपने अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 11 बैठकें हुई थी और 12वीं बैठक की मैंने अभी आपको चर्चा की थी टोटल। हालांकि यहाँ पे 11 इस नाते दिया है कि कुल टोटल जितने भी क्रियाकलाप किए गए थे, मूल चीज़ें की गई थी, वो 11 ही में किया गया था। कुल बैठक अगर पूछता है, अगर 12 ऑप्शन देता है तो 12 भी आप कर देंगे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बन करके हमारा तैयार हुआ था। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, संविधान सभा ने सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो बताइए कैसे हुआ था दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, बताइए, हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा ये हुआ था। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। बताइए किससे हुआ था? तो निश्चित तौर से आपको मालूम है कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा उन्होंने प्रतिनिधियों को चुना था। जैसे कि इसमें राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, सेम वैसी स्थिति थी वहाँ पर उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो बिल्कुल मैंने बताया, आपको अभी बताया है कि जो अम्बेडकर जी के बाद दूसरे सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। बताइए कौन से थे? बी.एन. राव साहब के बारे में बताया आपको। ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति थे। तो यही आपके बी.एन. राव साहब ही आपके कानूनी सलाहकार रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे की बात कह रहा है। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर के बात कह रहा है। तो इसमें आपको जवाब मुझे लगता है कूट में देना होगा। बिल्कुल कूट में है आपका। ठीक है, आपका है एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, पहला है ये, तो बिल्कुल थे। दूसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे। इसके बाद सरदार पटेल, तो पटेल तो बिल्कुल नहीं थे। तो यानी कि कौन कौन से थे आपके? पहले और तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरे का कोई ऑप्शन बिल्कुल सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो जैसे संविधान सभा के द्वारा किया गया होगा, संविधान सभा द्वारा। बिल्कुल यही ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा आंसर आपका, इस संविधान सभा द्वारा। बाकी तो इसमें कोई दम ही नहीं है प्रश्न में। फिर भी एनसीईआरटी का है तो देखना पड़ेगा हम लोगों को। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अभी जिक्र किया मैंने कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? सिग्नेचर किए गए थे उस पर। और बाकी मैंने क्या कहा था? राष्ट्रगान को, जनगण मन को अडॉप्ट भी किया गया था। तो कब हो जाएगा? 1950 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को किया गया था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपको मालूम हो गया होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और ये जानते हैं कि सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को, जनगण मन को गाया गया था। ठीक है, और उस समय जो उसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस की थी विशन नारायण धर ने की थी। थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, बी आर अम्बेडकर, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल कि कौन था। संघीय कह रहा है ना, यहाँ पर क्या है? संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान समिति का अध्यक्ष कह रहा है इसमें, संविधान समिति का अध्यक्ष। तो इसमें गलत, थोड़ा सा क्वेश्चन में त्रुटि हो गया है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर होना चाहिए संघीय संविधान, संघीय। तो जितना भी संघीय था वो सब आदरणीय नेहरू जी थे उसके। तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। क्लियर है? ओके, उम्मीद है कि बिल्कुल आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके बाद।
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, क्यों लिया गया था भाई, चलिए बताइए। कांग्रेस ने स्थापित, क्या कह रहा है इसमें, कांग्रेस ने स्थिति होना चाहिए दोस्तों कांग्रेस ने तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये ऑप्शन दे रहा है। दूसरा आपको भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सब तो बिल्कुल है ही नहीं, एक शुभ दिन था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मज़ेदार क्वेश्चन आपका है, आप देखिए। और इसके बाद ये सारे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ही थे मित्रों। तो इसके साथ ही साथ आपने एनसीईआरटी के एक चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपको ये मज़ा आया होगा। और एनसीईआरटी का एक चैप्टर आप लोगों ने भारतीय संविधान का विकास अच्छी तरीके से देख लिया, और निश्चित तौर से ये आपको ये समझ में आया होगा और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे लगता है कि अब हम लोग देखेंगे उद्देशिका के बारे में देखेंगे, और उद्देशिका के टॉपिक के साथ एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन अभी तक जो बन सकता है या जो बनेगा उसकी पूरी संभावना के डिटेल के साथ मिलते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। रक्षाबंधन का कल पर्व है, खूब अच्छे से अपना एंजॉय करिए आप, हैं, बहनों को कुछ ऐसा प्रॉमिस करिए, कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए, गिफ्ट करिए दोस्तों। तो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।